स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है और हमने जो है पिछले अध्याय में चर्चा की थी राष्ट्रपति शासन के बारे में। यानी मैंने अभी तक आपातकालीन प्रावधानों का जो अपना टॉपिक है, जो अपना चैप्टर है, उसके मैंने जो है अभी तक आपसे 3 भागों में चर्चा की। यानी पहला भाग मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा की। तीसरा मैंने आपको राष्ट्रपति शासन पिछला जो है लेक्चर बताया। और आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स चौथे लेक्चर में, और वो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित। यानी हम जो है अनुच्छेद 360 की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वित्तीय आपातकाल भारत में कैसे लगता है, कौन से समय में जो है वित्तीय आपातकाल लगता है और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो उन सभी की हम चर्चा भी करेंगे और साथ ही जो आपातकालीन प्रावधान है उन सभी की हम आलोचना भी करेंगे। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि अनुच्छेद 300 यानी किस आधार पर हम जो है वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो कह रहा है अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति देता है यदि वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत में किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है। यानी फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि भारत की जो वित्तीय स्थिति है वो संकट में पड़ने वाली है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि उस परिस्थिति में वो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेगा। यानी हमने वित्तीय आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति को दी है। और मित्रों आपसे चर्चा कर दूं कि वित्तीय आपातकाल हो या राष्ट्रीय आपातकाल हो या फिर राष्ट्रपति शासन ही क्यों न हो, तीनों की जो शक्तियां हैं यानी तीनों को घोषित करने का अधिकार हमने राष्ट्रपति को दिया है। आगे कह रहे हैं 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से जो है राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक हमने की है और किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इस प्रावधान को हमने समाप्त किया और राष्ट्रपति की संतुष्टि हमने न्यायिक समीक्षा के परे जो है नहीं की है। यानी फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन इन दोनों को न्यायपालिका जो है गलत और सही बता सकती है, यानी अवैध या वैध घोषित कर सकती है, उसी प्रकार से वित्तीय आपातकाल को भी जो न्यायपालिका होगी वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है उसको जो है न्यायिक समीक्षा उसकी कर सकती है, यानी उसको सही और गलत ठहरा सकती है। लेकिन 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 था, उसमें जो है क्या प्रावधान था कि राष्ट्रपति जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेगा उसको पहले जो है न्यायपालिका जो है उसको जांच नहीं कर सकती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राज्य जो न्यायपालिका है वो उसकी जांच जो है कर सकती है। अब आगे कह रहा है कि इसका जो है अनुमोदन कैसे होगा और जो है कैसे हम प्रक्रिया बनाएंगे, यानी कैसे हम वित्तीय आपातकाल लगाएंगे, तो उसकी प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। यदि वित्तीय आपातकाल उस घोषणा के दौरान हो जाए कि लोकसभा अगर उस समय विघटित हो या फिर 2 माह के भीतर उसे मंजूर करने से पूर्व ही लोकसभा विघटित हो जाए, तो नई लोकसभा जो गठित होगी उसकी जो है प्रथम बैठक के 30 दिनों के जो है बाद तक वो घोषणा प्रभावी रहेगी और इस अवधि में उसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है। यानी मित्रों जो बातें हमने राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में की वही बात यहाँ पे भी की जा रही है कि जो वित्तीय आपातकाल होगा उसको जो है 2 माह के अंदर अंदर संसद को जो अनुमोदन देना होगा। और मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति है कि लोकसभा उस समय विघटित है या लोकसभा उस समय काम नहीं कर रही है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि जो नई लोकसभा हम गठित करेंगे उस नई लोकसभा की जो पहली बैठक होगी उससे लेकर के हम 30 दिनों तक उसको समय देंगे कि भैया आप जो है 30 दिनों के अंदर अंदर अब इस जो वित्तीय आपातकाल है उसको अनुमोदन दो। और इस मामले में आगे कहा जा रहा है कि इस परिस्थिति में हमने जो है राज्यसभा को जो है पहले ही, यानी इस अवधि में राज्यसभा ने तो जो है इस वित्तीय आपातकाल के प्रस्ताव को अनुमोदन पहले ही दे दिया जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी मिल जाए तो वित्तीय आपातकाल जो है अनिश्चित काल के लिए जो है तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस न लिया जाए। यानी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई जा रही है कि अगर मान लो संसद के दोनों सदनों ने इसको अनुमोदन दे दिया तो जो वित्तीय आपातकाल होगा वो अनिश्चित काल के लिए, यानी जब तक संसद चाहे उसको तब तक भारत में वित्तीय आपातकाल लगा सकती है। यानी मित्रों जिस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल की बात हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रीय आपातकाल भी जो है अनिश्चित काल के लिए लगा सकती है संसद, परंतु राष्ट्रपति शासन में हमने एक विशेष बात की थी कि राष्ट्रपति शासन जो होगा वो जो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो राष्ट्रपति शासन को हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिक से अधिक हम 3 साल के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
उसी प्रकार से जो है यहाँ बात की जा रही है कि जो है हम यहाँ पे जो है अनिश्चित काल के लिए, यानी जब तक संसद चाहे तब तक हम किसी भी, यानी जब तक संसद चाहेगी तब तक हम भारत में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। और आगे कह रहे हैं कि जब तक यानी जब जो है इस आपातकाल को वापस नहीं लिया जाएगा, जो वित्तीय आपात है, तब तक जो है वित्तीय आपातकाल देश में लागू रहेगा। आगे कह रहे हैं इसकी अधिकतम सीमा, यानी इसकी अधिकतम समय सीमा हमने निर्धारित नहीं की है और इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी भी आवश्यक नहीं है। यानी मित्रों, जिस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन इन दोनों को वापस से मंजूरी लेनी पड़ती थी हमारे को संसद की, तो हमें जो है वित्तीय आपातकाल को जो है अब संसद की मंजूरी हमें वापस नहीं लेनी होगी। यानी एक बार तो हमें मंजूरी लेनी होगी, लेकिन पुनः मंजूरी की यहाँ बात की जा रही है मित्रों, वापस पुनः मंजूरी की यहाँ बात की जा रही है। तो कह रहा है कि अनिश्चित काल के लिए जो है इसको लगा सकते हैं, और दूसरा इसकी पुनः मंजूरी भी हमें जो है लेने की जरूरत नहीं। आगे कह रहे हैं वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति और मतदान का बहुमत। यानी मित्रों, वही बात जो राष्ट्रपति शासन में कही जा रही थी कि जो है हम जो है राष्ट्रपति शासन को जो मंजूरी देंगे उस मंजूरी को हम सामान्य बहुमत से देंगे, उसी प्रकार से वित्तीय आपातकाल की भी यही बात यहाँ पे की जा रही है कि वित्तीय आपातकाल को भी हम सामान्य बहुमत से ही मंजूरी देंगे। यानी मित्रों, एक बात मैं आपको आसान शब्दों में समझा दूँ, यानी आपको जो है क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की उसमें बात की जाती है, यानी पूरे देश में आपातकाल आप लगा रहे हो, तो इस कारण से जो है वहाँ पे 1 महीने का जो है समय निर्धारित किया गया था। कौन सा? कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है संसद की स्वीकृति लेनी होगी। यानी आप ऐसा समझिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है पूरे भारत में, इस कारण से आपको जो है जल्दी से जल्दी उसको स्वीकृति दो, इस कारण से वहाँ 1 महीने की बात की जाती है। लेकिन मित्रों, और दूसरी बात वहाँ पे ये भी की जाती है, विशेष बहुमत की भी वहाँ पे बात इसीलिए की जाती है क्योंकि राष्ट्र का आपातकाल है, पूरे भारत की जो है आप व्यवस्था की बात कर रहे हो, इस कारण से एक तो वहाँ 1 महीने का समय दिया गया, दूसरा वहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता जो ली गई। लेकिन राष्ट्रपति शासन और जो वित्तीय आपातकाल है, यानी ये दोनों महत्वपूर्ण तो हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मित्रों राष्ट्रीय आपातकाल की तुलना में इनको जो है कम तवज्जो दी जाती है संविधान के द्वारा। इस कारण से यहाँ पे जो है मंजूरी देने का जो तिथि, यानी मंजूरी देने की जो समय सीमा संसद को दी गई, वो इस कारण से यहाँ पे 2 माह दी गई है। मित्रों, आप अगर समझ रहे हो तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो है 2 महीने का समय इसलिए दिया गया राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में, ताकि जो है यानी ये प्रावधान जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन ज़्यादा इनको राष्ट्रीय आपातकाल की तुलना में जो है कम इनको तवज्जो दे रहे हैं, जिस कारण से यहाँ 2 महीने का संसद को समय दे रहे हैं। और साथ ही दोनों में, राष्ट्रपति शासन में और वित्तीय आपातकाल में, इन दोनों में जो है इसी कारण से सामान्य बहुमत यहाँ पे लिया गया है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में हमने विशेष बहुमत और 2 माह लिए, और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में हमने 1 माह और सामान्य बहुमत लिया है। मित्रों, आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, आगे बात करें तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा जो है वापस ले ली जाती है। ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। यानी मित्रों, जिस प्रकार से जो है राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति जो है दोबारा घोषणा करेगा और उसको ले लेता है वापस से, उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसी ही बात की जा रही है कि वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रपति क्या करेंगे कि आएंगे और कहेंगे कि जो है अब मैं वित्तीय आपातकाल जो भारत में समाप्त करता हूँ, तो इस प्रकार से वित्तीय आपातकाल भारत में समाप्त हो जाता है। आगे फ्रेंड्स कह रहे हैं, यानी अभी तो हमने बात की वित्तीय आपातकाल की कि क्या प्रक्रिया है जो है उसी की हमने अभी बात की। और फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं वित्तीय आपातकाल अगर भारत में लगता है तो उसका प्रभाव आखिर क्या क्या होता है, तो उनकी अब हम चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल के निम्न प्रभाव होते हैं। पहला कह रहा है कि केंद्र की आधिकारिक कार्यकारिणी का विस्तार, किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन का निर्देश देना। राष्ट्रपति यदि चाहे तो इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त और आवश्यक निर्देश दे सकता है। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो भारत में वित्तीय आपातकाल लगता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जो केंद्र की जो सरकार होगी वो क्या करेगी कि भारत के प्रत्येक राज्य को, यानी भारत के किसी भी राज्य को वो पैसों से संबंधित अगर किसी भी मामला है तो पैसों से संबंधित किसी भी मामले में वो किसी भी प्रकार का निर्देश उस समय दे सकती है। क्योंकि मित्रों, भारत में पैसे से संबंधित हो वित्तीय आपातकाल लगा, यानी भारत की आर्थिक व्यवस्था ही तो उस समय चरमरा गई है, इसी कारण से तो वित्तीय आपातकाल लगा है। और उस समय अगर राज्य मनमानी तरीके से पैसा जो है खर्च करेंगे तो फिर जो है जो भारत की जो वित्तीय व्यवस्था है वो तो और भी चरमरा जाएगी। तो इस कारण से यहाँ पे जो है केंद्र सरकार राज्य की सरकारों को पैसों से संबंधित मामलों में निर्देश देगी। और आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति भी जो है
इस उद्देश्य के लिए किसी भी निर्देश को वो दे सकता है। आगे मित्रों बात की जाती है कि ऐसे किसी भी निर्देश में इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है कि राज्य की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों की सेवकों की जो वेतन है उनके भत्तों में कटौती हो। राज्य की विधायिका द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के विचार तो लाए गए धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक को आरक्षित करना। यानी फ्रेंड्स, जो मैंने अभी बात की कि केंद्र की सरकार और राष्ट्रपति जो है जो राज्य की सरकारों को कोई निर्देश देगा तो वो कौन से निर्देश देगा, तो उसी की यहाँ बात की जा रही है कि एक तो वो निर्देश दे सकता है कि जो वहाँ की जो राज्य की सेवा में जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनका आप जो है वेतन में कटौती करो, उसके साथ ही आप जो है भत्तों में भी कटौती करो। इसके अलावा आप जो है अपने यहाँ जो धन विधेयक ला रहे हो या कोई भी वित्त विधेयक जो आप ला रहे हो उस धन विधेयक या वित्त विधेयक को अभी जो है वर्तमान स्थिति में आप मत लाइए। ये जो यानी कि ये जो केंद्र की सरकार है वो केंद्र की सरकार निर्देश उनको दे सकती है। आगे कह रहा है राष्ट्रपति जो है वेतन और भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है केंद्र की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की। यानी मित्रों वित्तीय आपातकाल अगर लग जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई जा रही है कि बेशक वित्तीय आपातकाल भारत में लग गया है लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके भी जो वेतन दिए जाते हैं उनके वेतन में भी जो है उस समय कटौती की जा सकती है। और केंद्र की सेवा में जितने भी कर्मचारी लगे हैं चाहे IAS हो या IPS हो या इनके अलावा जो केंद्र की सेवाएं यानी IRS है या फिर जो इंडियन रेलवे ऑडिट सर्विस है, यानी जितनी भी जो केंद्र की सेवाएं हैं वो सभी सेवाओं में आप जो है उन सेवाओं के आप यानी उन सेवाओं के बदले आप जो पैसा देते हो उन पैसों में आप जो है कर्मचारियों को वेतन में कटौती कर सकते हो। ये बात यहाँ कही जा रही है। आगे मित्रों बात कही जाती है कि अतः वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। संविधान सभा के एक सदस्य HN कुंद्रू ने कहा था कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरा है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल अगर भारत में लगता है तो उस स्थिति में जितनी भी शक्तियां होगी पैसों से संबंधित यानी वित्त से संबंधित जितनी भी शक्तियां होगी कौन किसकी राज्य की वो सभी शक्तियां केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेगा। और आगे कह रहा है कि संविधान सभा के एक सदस्य थे कौन, HN कुंद्रू। तो HN कुंद्रू ने कहा था कि वित्तीय आपातकाल जो है राज्य की संप्रभुता के लिए खतरा है। यानी मित्रों ये कह रहे हैं कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में आप जो है भैया राज्य की वित्तीय शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं तो इस कारण से उस राज्य की जो वित्तीय संप्रभुता है वो तो भैया खतरे में पड़ जाती है। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। और आगे फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि अब तक वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ है यद्यपि सन 1991 में हमारे देश में वित्तीय संकट आया था। यानी फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि भारत में जो है यानी कि भारत में जो है एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि अभी तक भारत ने जो है कितनी भी यानी एक भी बार भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल हमने नहीं लगाया है। बेशक हमने राष्ट्रपति शासन भी भारत में जो है कई राज्यों में लगा दिए हैं, इसके अलावा हमने राष्ट्रीय आपातकाल भी हमने 3 बार भारत में लगाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने वित्तीय आपातकाल जो है भारत में एक भी बार नहीं लगाया। और मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप जो है इस बात को याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगाया, जबकि भारत में 1991 में हमने जो है वित्तीय संकट झेला था। यानी 1991 में भारतीय आर्थिक व्यवस्था बहुत चरमरा गई थी और इसी कारण से भारत को जाकर के जो है विदेशी संस्था से जो है ऋण लेना पड़ा था। और उसके बाद भारत ने जो है LPG की नीतियां लाई थी, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो नीतियां लाई गई थी वो जो है 1991 में भारत ने वित्तीय संकट के बाद लाया। लेकिन फिर भी भारत में जो है वित्तीय आपातकाल हमने एक भी बार घोषित उस समय नहीं किया। आगे फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे आपातकालीन जो प्रावधान है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इनकी जो है आलोचकों ने क्या क्या आलोचनाएं की, तो इनकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की जो है आलोचना भी की। यानी मित्रों आलोचक तो आपको कहीं भी जगह मिल जाएंगे, जो है सही भी होगी कोई बात तो उसकी भी आलोचना करेंगे और गलत होगी तो गलत परिस्थिति में तो आलोचना मित्रों जो है जायज़ होती है, लेकिन सही परिस्थिति में भी जो है आलोचक इसकी आलोचनाएं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट होगा और केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाएगा। यानी मित्रों जो संविधान का स्वरूप है कौन सा संघीय है, यानी कि जो हमने संघीय स्वरूप में शक्तियों का बंटवारा हमने किया है केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारें यानी राज्य सरकारों के मध्य में, वो जो संघीय स्वरूप है वो हम वित्तीय आपातकाल के माध्यम से या फिर भारत के जो जितने भी आपातकाल हैं यानी जो राष्ट्रपति शासन है वो राष्ट्रीय आपातकाल है या वित्तीय आपातकाल है, इनसे जो है ये संघीय स्वरूप नष्ट हो जाएगा। और इसमें जो क्या होता है कि केंद्र की जो सरकार होती है वो सर्वशक्तिमान बन जाएगी, यानी जो है केंद्र की सरकार ही अब जो है सभी शक्तियाँ अपने हाथों में इन कारणों से ले लेती है। आगे फ्रेंड्स आलोचना जो है अगली की जाती है कि राज्यों की शक्तियाँ
एकल और संघीय दोनों पूरी तरह से केंद्र के प्रबंधन में आ जाएगी। यानी मित्रों वही बात की जो राज्य की जितनी भी शक्तियाँ होती है वो केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेता है। आगे कह रहे हैं राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाएगा, यानी जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो है एक तानाशाही पर उतर आते हैं, यानी वो जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी करते हैं वो करते हैं किसकी सिफारिश पर, जो है केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर। आगे कहते हैं राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाएगी। यानी मित्रों जो राज्यों को जो वित्तीय जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है कि आप जो है वित्तीय यानी पैसों से संबंधित कोई भी निर्णय ले सकते हो, तो वो जो स्वतंत्रता हमने राज्यों को दी है वो राज्य की स्वतंत्रता जो है हमारी जो है इन आपातकालीन प्रावधानों से जो है समाप्त हो जाएगी या निरर्थक, यानी उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आगे करें मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप संविधान की प्रजातंत्रीय आधारशिला नष्ट हो जाएगी। यानी मित्रों जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे मूल अधिकार हमने संविधान के द्वारा हमें जो मूल अधिकार मिले हैं, वो मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जब हमारे निलंबित कर दिए जाते हैं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं वो हमारे जब मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, तो इन कारणों से बात की जा रही है कि जो है भैया आपकी मूल अधिकार भी जो है उस समय निलंबित हो जाते हैं। तो इस कारण से जो है ये आपातकालीन जो प्रावधान हैं वो गलत हैं। तो मित्रों ये था हमारे आपातकालीन प्रावधान की आलोचना। और आगे कुछ जो है विशेष बातें की जाती है कि एच.एन. कुद्रू ने यह भी कहा कि वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। यानी मित्रों ये तो हमने पहले चर्चा कर ली। और आगे कह रहे हैं कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इन्हें संविधान के जीवन साथी बताया था। महावीर त्यागी ने विचार व्यक्त किया कि यह सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करेंगे और संविधान की रक्षा करने में सहायता करेंगे। यानी मित्रों अभी तो मैंने आपसे चर्चा की थी जो आलोचकों ने क्या क्या आलोचनाएं की आपातकालीन प्रावधानों की। और अब यहाँ पे जो है कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने आपातकालीन प्रावधानों का जो है समर्थन किया। यानी उन्होंने ये कहा कि आपातकालीन जो प्रावधान है वो जो है भारत के लिए अच्छे हैं और संविधान में इनको जब संविधान निर्माताओं ने अपनाया तो बहुत ही जो है उन्होंने अच्छा काम किया। तो उसी संदर्भ में अल्लादी रामकृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं कि जो आपातकालीन प्रावधान है वो संविधान के जीवन साथी हैं। और महावीर त्यागी कह रहे हैं कि ये एक सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करते हैं। यानी जब भी भारत में कोई असाधारण जो है गंभीर परिस्थिति बन जाए भारत की आंतरिक और जो बाह्य सुरक्षा है उसके विरुद्ध, तो उस परिस्थिति में आप जो है इन प्रावधानों का उपयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी देश की सुरक्षा और रक्षा और अपने देश के नागरिकों की रक्षा भी जो है आप और संविधान की रक्षा आप कर सकते हैं। तो ये सभी बातें यहाँ पर की जा रही है। मित्रों आज हमारा आपातकालीन प्रावधान से संबंधित चैप्टर लक्ष्मीकांत पॉलिटी का कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स मैंने आपसे जो है पहले ही लेक्चर में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित जब मैंने पढ़ाया तो मैंने आपसे चर्चा की थी कि आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके समक्ष जो है कुछ प्रश्न रखूँगा। जैसे मैंने पहले भी आपके समक्ष कुछ प्रश्न रखे हैं जब मैंने मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ प्रश्न रखे। इसके अलावा मित्रों मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के सन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपके सामने उपस्थित रखे। तो उसी प्रकार से अब हम आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित जो है टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे वो मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। अगले हम वीडियो में उनको जो है चर्चा में लाएंगे, यानी उन पर हम चर्चा करेंगे। और देखता हूँ मित्रों आप में से कितने स्टूडेंट जो है उन क्वेश्चंस का जो है सही उत्तर दे पाते हैं। और जो है आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित टॉपिक कंप्लीट तैयार कर लीजिए जब तक जो है मैं आपके लिए क्वेश्चन बना के लेके आता हूँ। तो मित्रों अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।